Hello, CA aspirants. Welcome to the channel. Wishing you a very happy 2024 New Year greetings from a place with temperature 4 degrees Celsius. So let's continue our series जो सीरीज हमने पिछले साल स्टार्ट की थी CA फाइनल ऑडिट में जुड़े हुए न्यू चैप्टर्स, जिसमें हम कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12, 9, 18 और अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज। इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने चैप्टर 9 में पढ़े थे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, वैसे ही इस चैप्टर में भी कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र आएगा। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं वैसे ही किस केस सिनेरियो के बेसिस को सुनाकर आपके लिए एक बेस बनाना चाहती हूँ इस चैप्टर का। तो गौर से सुनिएगा कि क्या है ये केस सिनेरियो। इसके अंदर क्या है, एक नोएडा की कंपनी है जिनका काम है पेंट को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। और वो कंपनी क्या कर रही है, वो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करना चाहती है, यानी कि जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे बिल्कुल हट के वो एक काम करना चाहती है। अभी तो वो पेंट मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब वो क्या करना चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहती है। तो अब क्योंकि कोई नया काम स्टार्ट कर रही है तो उसके बारे में रिसर्च करवाएगी। तो उसने अपनी ही कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय चिराग नाम के पर्सन को बुलाती है और वो क्या है, उसने MBA की हुई है फाइनेंस में। तो उससे वो ये कहती है कि ये जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसे प्रॉपर रिसर्च करके दे। वो उससे ये डिमांड करती है कि क्योंकि नए प्रोजेक्ट के लिए हमें फ़ंड रेज करने होंगे और वो फ़ंड कहाँ से मिलेंगे, बैंक से। तो बैंक को हम एक अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर रिसर्च सबमिट करें, उस पर आइडिया सबमिट करें ताकि वो बैंक हमें लोन ग्रांट कर दे। तो चिराग अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट करता है और अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। उसके अंदर वो क्या क्या मेंशन करता है, नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड उस नए प्रोजेक्ट में रेशोज़ कैसे होंगे और उसके अलावा उसने बनाए सेल्स कैसी रहेगी, एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, ये सब वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देता है। अब कंपनी ने क्या किया, चिराग की रिपोर्ट ली और लेकर चले गए बैंक के पास कि बैंक, हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमें लोन पास कर दीजिए, ये लीजिए हमारा प्रोजेक्ट का सारा रिपोर्ट। तो ये इस तरीके का प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड सेल्स होगी। अब वो रिपोर्ट बैंक ने देखी, बैंक ने बोला कि आपकी इस रिपोर्ट को मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट तो आप ही की कंपनी में काम करने वाले किसी पर्सन ने प्रिपेयर की है, आप मुझे एश्योरेंस ला के दीजिए इस रिपोर्ट पे कि ये जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं ये कुछ हद तक फिजिबल है या ये रीजनेबल अजम्पशंस तो है ना कि आपका फ्यूचर में प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा, अदरवाइज लोन के लिए तो आप अच्छा ही बताएंगे। तो अब बैंक ने एश्योरेंस सर्विसेज के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने जाके CA को बोला कि आप हमारी रिपोर्ट को एश्योरेंस दे दीजिए, एश्योरेंस प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमें बैंक से लोन मिल पाए। तो CA ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा तो ये किस तरीके के एश्योरेंस हैं, क्या मैं इस पे एश्योरेंस दे भी सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अब आपको समझ आया कि केस क्या है, क्योंकि किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी वायबिलिटी या वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल्स, परचेज, ये सब कैसे होंगे, उसके ऊपर एश्योरेंस देने को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा जा रहा है। अब वो कंफ्यूज्ड है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या करता है तो किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस तरीके की इंगेजमेंट को परफॉर्म करे। तो ये इसीलिए हेल्प करने के लिए ICAI ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए ताकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरीके की जब वो एश्योरेंस सर्विसेज देता है तब वो उन एसेज को रेफर कर सके। तो ये था ये केस सिनेरियो। अब इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें ये दिया गया है कि ट्रेडिशनली यानी कि पुराने टाइम पे एक CA का बेसिक काम यही होता था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एश्योर करके दे रहा है। पर जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, आज सब कुछ इतना एडवांस होता जा रहा है, तो अब CA से एक इस तरीके की डिमांड की जा रही है कि वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि या फ्यूचर फोरकास्टिंग, इस तरीके की रिपोर्ट्स को भी एश्योर करके दे। और इस तरीके की रिपोर्ट्स में कैसे चीज़ें कवर होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज तक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एश्योरेंस दे रहे थे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, पर अब किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसकी एश्योरेंस मांगी जा रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि X लिमिटेड एक कंपनी है, वो फंड रेज करना चाहती है थ्रू द इक्विटी शेयर्स।
अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने उनको कहा कि हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, आप अगले 5 साल में कैसा परफॉर्म करने वाले हो, ऐसी कोई आप रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, फिर हम कंसीडर करेंगे कि आपकी कंपनी में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जब वो डिमांड करते हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसमें कंपनी ने उसको अगले 5 साल का फोरकास्ट प्रिपेयर करके दिया इक्विटी शेयर्स को, तब उन्होंने उसकी बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। तो ये एक एग्जाम्पल था कि फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे काम आते हैं। अब इसके अंदर दिया है कि इस तरीके की इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ICAI ने क्या इशू किए, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट्स। स्टैंडर्ड्स और एश्योरेंस इंगेजमेंट किस तरीके की एग्जामिनेशन को या किस तरीके की इंगेजमेंट में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो हमने ऊपर केस स्टडी पढ़ा, उस तरीके की इंगेजमेंट सर्विसेज को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट्स, यानी कि SAE। इस चैप्टर में 3 SAE के बारे में हमें पढ़ना है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे SAE 3400 के बारे में, पार्ट 2 में पढ़ेंगे SAE 3402 के बारे में, और इस वीडियो के पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे विद SAE 3420। तो तीनों पार्ट आप देखिएगा। तीनों पार्ट देखने के लिए और बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए मैं कमेंट डाल रही हूँ पिन करके, उसके अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको बाकी के पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो SAE 3400 क्या है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। SAE 3400 का नेम, द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए नाम में ही आ गया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब तक हम कैसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अब इस SAE के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये किस चीज़ में गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, ये इस तरीके की इंगेजमेंट्स पे गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस देते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर्स किन किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बेस्ट एस्टीमेट्स और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में जो मैनेजमेंट एस्टीमेट्स लगा रहा है या फिर जो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ली जाती है, उनके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करके एश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा नीचे एक हाईलाइटेड नोट है जिसके अंदर दिया है कि अगर आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वही हो जो आपकी एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट जिस तरीके की इंगेजमेंट पे लग रहे हैं, उन इंगेजमेंट्स को परफॉर्म करने वाला प्रैक्टिशनर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही वो जो स्टैट ऑडिट करने आता है। ठीक है, ये था क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। उसके बाद में आ गया, हम हर जगह पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। किन के बारे में अजम्पशंस? अजम्पशंस अबाउट द इवेंट्स दैट मे अकर इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में हो सकते हैं, मे अगर उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी, उन इवेंट्स के बारे में जो अजम्पशंस है, उन अजम्पशंस के बेसिस पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एंटिटी के फ्यूचर पॉसिबल एक्शंस को कंसीडर करते हुए जो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है वो है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है ये हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि इसके कोई भी आपके पास में इतने एविडेंस नहीं होगी। एविडेंस होंगे तो वो भी अपने आप में कंक्लूजन नहीं होंगे, वो अपने आप में ये गारंटी नहीं देंगे कि ये चीज़ फ्यूचर में होगी ही या नहीं होगी। इसीलिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन किन चीज़ों की फॉर्म में हो सकती है? फोरकास्ट या फिर प्रोजेक्शन या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब पढ़ेंगे फोरकास्ट क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक में है फोरकास्ट। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी फ्यूचर इवेंट को लेकर हमारी आज की अजम्पशन, हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वो अजम्पशंस जो मैनेजमेंट लेती है किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में, उनको कहते हैं फोरकास्ट। या फिर जिस दिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो रही है उस दिन मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि वो फ्यूचर में कैसे एक्शन लेगी, ये सब फोरकास्ट है। यानी कि एक तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। एक तो मैनेजमेंट ये सोच रहा है
कि फ्यूचर में मैं ऐसे ऐसे एक्शन लूँगा आज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेसिस पे, या फिर जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनको लेकर हम आज कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। ये दोनों आएंगी फोरकास्ट में। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके सीएफओ ने ये एक्सपेक्ट किया कि उसकी सेल है वो 5% से इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर में। अभी जितनी है उससे नेक्स्ट क्वार्टर में 5% से इंक्रीज हो जाएगी। ये फोरकास्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये केवल उसने अजम्पशन ली है। फिर प्रोजेक्शन क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। प्रोजेक्शंस में वही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, पर किन के बेसिस पे? हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के बेसिस पे। और जैसे कि कोई एंटिटी है उसका भी स्टार्टअप फेज ही है, यानी कि वो भी सेटअप ही की गई है, तो अभी वो ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी, फिर भी वो कुछ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस तो लेनी होगी उसे। वो उनके बेसिस पे अगर कुछ प्रोजेक्ट करती है तो उन्हें कहेंगे प्रोजेक्शंस। तो इसके अंदर है मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। बेस्ट एस्टिमेट तो मैनेजमेंट क्या एस्टिमेट करता है वो है, और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस यानी कि एक रैशनल पीपल इस तरीके की सिचुएशन में क्या अजम्पशन लेता। तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए जब फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है तो यूज़ हो रहा है वर्ड प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल, जब भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उससे पहले वो उसकी डिमांड कितनी होगी ये सब चीज़ें एस्टिमेट करती है, मार्केट कैसा रहेगा उस प्रोडक्ट का ये भी एस्टिमेट करती है, और कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लगाती है। वो किस चीज़ में हेल्प करती है इस तरीके की प्रोजेक्शंस? कि उस प्रोडक्ट का आउटकम कैसा होगा, उस प्रोडक्ट से हमारे को सेल्स कितनी जनरेट होगी, कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितना होगा। तो प्रोजेक्शंस किस चीज़ में हेल्प कर रही है? किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, जब भी कंपनी को इक्विटी इन्वेस्टर्स से फंड रेज करना होता है तो उनके सामने वो आने वाले ईयर्स का प्रोजेक्शन जो है वो पेश करती है, जिसके बेसिस पे इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कौन प्रिपेयर करके देता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीसरा, जब भी कंपनी नया प्लांट सेटअप करने के बारे में सोचती है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को फंड चाहिए होता है, और वो फंड देने के लिए कौन है? बैंक। और बैंक के सामने भी कंपनी को फ्यूचर के ईयर का प्रोजेक्शंस रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पे बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो 3 जगह है जहाँ पे इस तरीके की इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो है वो काम आएंगी। और फिर दिया है स्कोप ऑफ SAE 3400, ये आप रीड कर लीजिए। ये एग्जैक्टली सेम है इंट्रोडक्शन पार्ट वाला, बिल्कुल सेम, यहाँ पे वही लैंग्वेज कोट की है क्योंकि आपके मटेरियल में है, इसीलिए मैंने नोट्स में भी डाल दी है। उसके बाद में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कैसी एश्योरेंस प्रोवाइड हो सकती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे? पहली चीज़, जिस चीज़ के लिए एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम एविडेंस खुद फ्यूचर बेसिस पे अज्यूम कर रहे हैं, एविडेंस जो है वो खुद ही अजम्पशंस पे बेस्ड हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप ऐसा ओपिनियन तो दे ही नहीं सकते कि आप 100% एश्योरेंस प्रोवाइड कर दे ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ दिया है कि ओपिनियन on whether the results shown in prospective financial statements will be achieved or not can't be expressed। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरीके की इंफॉर्मेशन के पीछे जो अजम्पशंस यूज हुई है उनके लिए, या इनके प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन के लिए। तीनों चीज़ें इसमें वही पॉइंट दिए हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, basis of forecast and assumptions, who is responsible? Management। फिर है कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बी एसोसिएटेड विद प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लोज नंबर 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर हमें स्पेसिफाई किया गया है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ वो अपना या अपनी फर्म का नेम ऐसे किसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट करता है जिसके अंदर किसी भी टाइप के फोरकास्ट की एक्यूरेसी को वाउच किया गया हो, या ऐसा कहा गया हो कि ये जो फोरकास्ट है ये 100% ऐसा ही होने वाला है। तो इस तरीके की रिपोर्ट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नाम नहीं जुड़वा सकता। लेकिन अब अगर आप ये सोच में पड़ गए कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट प्रिपेयर कर कैसे कर सकते हैं या एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं,
तो आप उस पर ये एश्योरेंस नहीं देते कि ये जो फोरकास्ट है ये होने ही वाला है। हम ये एश्योर करते हैं कि ये रीजनेबल असम्पशंस की बेसिस पे बनाया गया फोरकास्ट है। इसीलिए इस तरीके की इंगेजमेंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व होना या इस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करना अलाउड है। ठीक है, फिर है ड्यूटीज। क्या ड्यूटी होगी मेंबर्स की जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहे हैं? क्या ड्यूटी है? सबसे पहले ऑडिटर जो है वो अप्रोप्रिएट एविडेंस को कलेक्ट करे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन करे कि मैनेजमेंट ने जो बेस्ट एस्टिमेट यूज़ किया है या फिर हाइपोथेटिकल अजम्पशंस यूज़ की है, तो उसका जो एस्टिमेट है वो रीजनेबल हो, अनरीजनेबल ना हो। उसके अलावा जो अजम्पशंस है आर कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट एक तो एस्टिमेट यूज़ कर रहा है जो अनरीजनेबल ना हो, और मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस यूज़ की है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ में कंसिस्टेंट हो, मेल खाती हो। उसके बाद में मेंबर की ड्यूटी क्या है? 3 चीज़ें चेक करनी है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। सेकेंड, प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, डिस्क्लोजर, सब कुछ एडुकेटली डिस्क्लोज्ड है, एडुकेटली प्रेजेंटेड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से प्रेजेंट की गई है, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है। उसके अलावा कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हैं उनके साथ में ये कंसिस्टेंट हो। प्रोस्पेक्टिव और हिस्टोरिकल जो है वो आपस में कंसिस्टेंट हो, क्योंकि है तो रिलेटेड टू अ सेम ऑर्गेनाइजेशन ना, तो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट ने इन हेडिंग्स को रिपीट क्यों किया है और इनके अंदर का मैटर भी सेम है। ये मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि मटेरियल में था, आप एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। तो किसी भी तरह की एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस मिल गई है ये कैसे पता चलता है? जब प्रैक्टिशनर या सीए इन प्रैक्टिस जिसको अप्रोच किया गया है वो एंगेजमेंट लेटर उस एंटिटी को सेंड करता है, तब पता चलता है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। और उस लेटर में क्या क्या मेंशन करना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे इस तरीके की एंगेजमेंट में कौन कौन सी टर्म्स मेंशन की जाएगी? पहला, कि वो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके ऊपर वो एश्योरेंस चाहते हैं उसका इंटेंडेड यूज़ क्या है उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने का। दूसरा, वो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्या वो जनरल पब्लिक को इशू की जाएगी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टू सम पीपल होगा। उसके अलावा उसके जिस अजम्पशंस की बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन को बनाया गया है, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है, वो अजम्पशंस का नेचर क्या है। फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स कवर किए गए हैं और किस पीरियड से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है। ये सब ऑडिटर को एक्सेप्टेंस देने से पहले कंसीडर करना है, और ऑडिटर को कभी भी ऐसी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के बेसिस पे बने हुए हैं उनको एश्योर करने के लिए एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, या फिर अगर कर ली है तो विड्रॉ कर लीजिए। फिर है एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, यानी कि एश्योरेंस देने के लिए वो किस तरीके के एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। पहले आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसके लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आपने पहले अगर इस एंटिटी के साथ किसी तरीके की इंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व हुए हो तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था या पहले नॉलेज कैसी जो आपने ऑब्टेन की, उसको यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स आपको अब परफॉर्म करने हैं। और मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस कैसी है, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस कितना है, मैनेजमेंट में नॉलेज कितनी है, ये ताकि उन्होंने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की है आप उन मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस से उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी एक बेसिस हो सकता है प्रोसीजर सेलेक्ट करने का। फिर लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, उस तरीके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट के कितने चांसेस हैं उसको कंसीडर करें, और एक्सटेंड टू विच सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट की जजमेंट से कितना अफेक्ट हो रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी एक बेसिस है कंसीडर करने का। और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी का बिजनेस कैसा है, वो कितना स्टेबल है, और अगर एंगेजमेंट टीम को प्रीवियसली इस तरीके की कंपनी के साथ एंगेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसे भी यूज़ करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसीजर कौन से फॉलो करने हैं। फिर है इस तरीके के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते वक्त क्या क्या ध्यान पे रखना है। एक तो
एविडेंस जो है उनका सोर्स क्या है, वो कितने रिलायबल है, और उसके अलावा कि अजम्पशंस का क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है, दोनों ही चीज़ें मैटर करेगी। आपको इस तरीके के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते वक्त दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एविडेंस जो मिले उनका सोर्स क्या है, वो रिलायबल है या नहीं है, और जो अजम्पशंस है उनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर सीरियस इम्प्लीकेशंस है तो आपको अजम्पशंस को अच्छे से चेक करना है, और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस अगर यूज़ हुई है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उनको अनरियलिस्टिक साबित करने का या उन पे ऐसा शिफ्ट करने का कि वो अनरियलिस्टिक हो सकती है, ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है। फिर है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, यानी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त या उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आप इस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो मिसलीडिंग ना हो। उसके बाद दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियरली डिस्क्लोज करनी है आपको, और अजम्पशंस भी क्लियरली डिस्क्लोज करनी है नोट्स में। अजम्पशंस को कहाँ डिस्क्लोज करना है? नोट्स में, नोट्स टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और जिस डेट से रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन वो डेट भी डिस्क्लोज करनी है, और किस बेसिस पे ये अजम्पशंस ली है वो डिस्क्लोज करनी है। एट लास्ट आपको डिस्क्लोज करना है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी तरह का चेंज हो रहा है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। ये 5-6 चीज़ें थी जो डिस्क्लोज करनी है या प्रेजेंट करते हुए ध्यान देना है। और फिर रिपोर्ट कैसी होगी? जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद में जो प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, उसका फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, वही सिमिलर से फॉर्मेट है जो हम पहले एसआरएस में भी पढ़ते हुए आए हैं, तो रीड कर लीजिए इसको। टाइटल, एड्रेसी, ये 2 चीज़ें हमेशा पहले होगी चाहे रिपोर्ट किसी भी तरह की इंगेजमेंट से रिलेटेड हो। टाइटल लिखा, एड्रेसी लिखा, फिर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रिपेयर की है उसका आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रेफर करेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, किसके अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन किया गया है। फिर एक स्टेटमेंट देगा, जो प्रैक्टिशनर है वो एक स्टेटमेंट देगा कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अजम्पशंस एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में एक रेफरेंस दी जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टेड टू सम पीपल है या अवेलेबल फॉर जनरल यूज़ है। फिर एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये एग्जामिनेशन है, ये टेस्ट बेसिस पे होता है, क्योंकि ये जो एविडेंस है वो एविडेंस भी अपने आप में फ्यूचरिस्टिक है, तो ये सब चीज़ें अजम्पशंस के बेसिस पे किया गया है। और H5 में दिया है कि अगर ऑडिटर को ये लगता है कि जो आपने एजम्पशंस यूज़ की है वो अनरियलिस्टिक है तो वो नेगेटिव एश्योरेंस देता है, और ये वो H5 में मेंशन कर रहा है नेगेटिव एश्योरेंस के थ्रू। फिर ओपिनियन देगा एज whether the prospective financial information is prepared on the basis of assumptions and as per applicable reporting framework। उसके बाद वो देगा कि जो रिजल्ट्स आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में दिखाए हैं उनकी अचीव होने का या उनकी अचीवेबिलिटी कितनी है उसके बेसिस पे या उससे रिलेटेड कुछ केवियट्स है तो वो इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। फिर लास्ट में डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड सिग्नेचर, पहले 2 पॉइंट और लास्ट के 3 पॉइंट, ये तो कॉमन है हर तरीके की इंश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए, बीच वाले पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में कुछ इस रिपोर्ट के बारे में दिया है कि इस तरीके की रिपोर्ट क्या क्या चीज़ें बताती है। पहला ये कि अगर जो अजम्पशन के बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है अगर वो किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि वो अनरीजनेबल है तो वो भी रिपोर्ट को स्टेट करना होगा। उसके बाद में एक ओपिनियन देना होगा जिसके अंदर ये बताया होगा कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है, प्रेजेंटेड है, और स्टेट करना होगा कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो है, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल रिजल्ट्स में डिफर, एक्चुअल रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, और क्योंकि ये सब हम फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन के बेसिस पे बना रहे हैं, तो एक्चुअल रिजल्ट्स के अलग होने के चांसेस भी हैं। एंड इट वुड बी स्टेटेड कि ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है कि हमने जो रेंज मेंशन की है वो रिजल्ट्स इसके बीच में होंगे, ऐसी एश्योरेंस कोई दे भी नहीं सकता है। और अगर आपने प्रोजेक्शन को बेसिस यूज़ किया है तो आप ये भी लिख दीजिए कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, और हम इस चीज़ की कोई भी तरह की गारंटी नहीं ले रहे, दीज आर नॉट नेसेसरी एक्सपेक्टेड टू अकर। फिर उसके बाद में ऐसा दिया है कि अगर ऐसा बिलीव किया जाता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रिपेयर की गई है वो एडिकेट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है, और क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, जैसा भी उसको सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू
हिज एग्जामिनेशन, उसको जो भी लगता है वो वैसा ओपिनियन दे सकता है या विड्रॉल कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि जिन असम्पशंस की बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है या बेस्ट एस्टिमेट जो मैनेजमेंट का है ये सब अनरीजनेबल है, तो वो क्या करेगा, फिर से एडवर्स ओपिनियन दे सकता है और विड्रॉल कर सकता है। उसके बाद तीसरा केस दिया है कि अगर ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर दे देगा या फिर विड्रॉ कर लेगा। फिर है डॉक्यूमेंटेशन, किन किन चीज़ों को वो एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट करेगा। पहला, जो जो चीज़ें उसे एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट लगी और ऐसी एविडेंस डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने जो एंगेजमेंट परफॉर्म की है वो एज पर द स्टैंडर्ड्स है और एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। तो दो चीज़ें डॉक्यूमेंट की, पहला जो उसने रिपोर्ट में मेंशन किया है वो किस बेसिस पे किया है वो एविडेंस डॉक्यूमेंट करेगा, और दूसरा ऐसी एविडेंस जो ये दिखाए कि उसने इस तरीके की एंगेजमेंट को परफॉर्म किया है एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो ये था पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर जिसके अंदर हमने पढ़ा SAE 3400। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं SAE 3402 और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।